नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी सुर्खी यही है कि घर भेजे गए 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की खबर है। क्वारंटीन केंद्र में रखे गए थे। वहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय एक स्कूल है जहाँ पर संस्थागत क्वारंटीन केंद्र बनाया गया था। वहाँ पर बॉम्बे से पहुँचे लोगों को रखा गया था। इस दौरान जो लोग रखे गए थे उन्हें घर भेजा गया था, लेकिन घर भेजे गए 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आनंद फानंद में इन लोगों को घर से फिर से कोरोना कोविड केयर सेंटर में दाखिल किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है और इस मामले में जिनसे ये गलती हुई है उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी हो सकती है। इस संदर्भ में डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि ये बहुत बड़ी चूक है। कारण क्या रहे हैं इस मामले में जांच की जा रही है और एसडीएम स्तर के अधिकारी को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि बॉम्बे से काफ़ी तादाद में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचे हैं। हमीरपुर में भी काफ़ी लोग पहुँचे थे और इन्हें संस्थागत केंद्रों में रखा गया था। इन संस्थागत जो केंद्रों में रखे गए लोग थे उनके जो सैंपल थे जाँच को भेजे गए थे और इन सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी थी, लेकिन चूंकि इनका क्वारंटीन का कुछ अवधि जो पूरी हो गई थी, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उन्हें घर भेज दिया गया था जो ये क्वारंटीन केंद्र में रखे गए थे। लेकिन इसी बीच यानी बुधवार की ये घटना है, जब इनके सैंपल की रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाले तथ्य पाए गए हैं। 15 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और गंभीर बात तो यही है क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं सभी अपने परिवार के लोगों के साथ मिले हैं। अब दोबारा जब एक एक करके उन्हें घर लाया गया है तो गंभीर मसला है। ये हमीरपुर ज़िले के अलग अलग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये आज पूरे हिमाचल के साथ साथ पूरे देश भर में इस खबर की चर्चा है। हमें लगा चंबा हलचल मीडिया के माध्यम से ये खबर आपको भी बतानी चाहिए। हमारी अगली सुर्खी विकास कार्यों से जुड़ी है। 12,000 करोड़ हिमाचल में वित्त वर्ष में नहीं खर्च हो पाया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि राज्य सरकार ने एक कैबिनेट की बैठक रखी थी। बुधवार को इस दर में चर्चा भी हुई और इस दौरान कुछ विभागीय अधिकारियों ने ये आंकड़े दिए हैं और 12,000 करोड़ आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है और अलग अलग विभागों के तहत ये कार्य होने थे। अब चूँकि ये बजट खर्च नहीं हो पाया है और ये हो सकता था ये लैप्स भी हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं होता। बहरहाल अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए अब हर जिले में एक मंत्री को इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि ये जो बजट है सही तरीके से खर्च हो सके। हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि 12,000 जो करोड़ है अलग अलग विभागों को अलग अलग मदों के तहत खर्च के लिए आता है और इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा बजट उस विभाग का बताया जा रहा है, यानी कि लोक निर्माण विभाग का सबसे ज़्यादा बजट बताया जा रहा है जो वित्त वर्ष में नहीं खर्च हो पाएगा। ये सिर्फ चंबा जिले का मसला नहीं, ये पूरे प्रदेश का मसला है। इसलिए हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में 12,000 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है वित्त वर्ष में। इसलिए इस राशि को अच्छे ढंग से खर्च करने के लिए एक समिति बनाई गई है, यानी इस समिति का जो मेन अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे और साथ में जो मेंबर हैं वो मंत्री होंगे और मंत्री हर जिले में, यानी 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, हर जिले में एक मंत्री होगा और इस बजट के खर्च की वो मॉनिटरिंग करेगा और किस तरह से वो खर्च होगा और इस दर में समय अनुसार जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद इस दर में बैठक भी होने वाली है। हमारी अगली सुर्खी जन्मदिन मनाने से रोका तो बेटे ने कर ली आत्महत्या से जुड़ी है। हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये जो मसला है ऊना जिले का है। यहाँ पर एक बेटा जन्मदिन मनाने को बड़ा उतावला था और इस दर में वो अपने पापा से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन पापा ने उन्हें ये कहते हुए मना किया कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद वो पार्टी कर सकता है। लेकिन वो बेटा जिद्दी था, उसने नहीं मानी, वो पार्टी करने को उतावला था। इस दौरान नोकझोंक भी हुई बेटे और बाप के मध्य और नोकझोंक से इतना वो दुखी हुआ बच्चा कि उसने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली। मसला यही नहीं थमा। बच्चे की जब डेथ की खबर उसके बाप को लगा तो बाप ने भी जहर खा के जान दे दी है। ये तो बहुत बड़ा
एक त्रासदी कही जा सकती है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं। हिमाचल जैसे ये ऊना ज़िले का मामला है। ये इसलिए बताई जा रही है खबर क्योंकि पेशेंस कितनी ख़त्म हो गई है। एक बच्चा जिद्दी था, उसने आत्महत्या कर ली, इसलिए कर ली क्योंकि वो जन्मदिन मनाना चाह रहा था। लेकिन जब बाप ने मना किया तो उसने वो इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपनी जान गंवा दी। अब बाप ने जब इस अपने बेटे की खबर, मौत की खबर, क्योंकि उसकी जो मौत हॉस्पिटल में हुई, जब वो पक्के से लटकर वो गंभीर रूप से घायल था, उसके बाद उसे उसके दोस्त वो उसे हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। जब अस्पताल से ये खबर दी गई थी उसके बाप को, तो बाप ने तुरंत जहर खा लिया था और वो भी मर गया। ये कल की घटना है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि अब पेशेंस को क्या हो गया है आखिर, कि एक तरफ बच्चे जिद करते हैं और बाप भी इस त्रासदी में खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। हमारी अगली सुर्खी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष यानी अब पूर्व, क्योंकि कल इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके साथ जुड़ी है। आज जो पूर्व सीएम है वीरभद्र सिंह भी सामने आए, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार में एक घोटाला हुआ है, और वो भी ऐसे मौके पर हुआ है जब आपदा आई हुई है, यानी कोविड-19 के दौरान त्रासदी जैसा माहौल है, कई तरह की मौतें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग गंभीर इस बीमारी से पाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान राज्य सरकार की कार्यकाल में घोटाला होता है और इसी बीच प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के इस्तीफा देते हैं। उन्होंने इस इस्तीफे को अंतरकला से जोड़ते हुए कहा कि ये बीजेपी की अंतरकला है और ये इस्तीफे के जरिए इस अंतरकला को ख़त्म किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में यही कहा कि इस जो घोटाला हुआ है, इसकी जांच किसी रिटायर जज से होनी चाहिए। हमारी अगली सुर्खी डॉक्टर के हंगामा करने से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का यह मामला है। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक डॉक्टर लॉकडाउन की अवधि के बाद गाड़ी में घूम रहा था, नशे में धुत था। इस दौरान जब पुलिसकर्मी ने उसे रोकना चाहा तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, वो धक्का मुक्की करने पर भी उतारू था। इसलिए पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और उसे अब क्वारंटीन केंद्र में भेजा गया है। इस दर में वहाँ के जो एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। कि डॉक्टर एक रॉयल जॉब होता है, एक अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि के बाद और जिस तरह से वो शराब के नशे में घूम रहा था, उससे सिर्फ यही पूछा गया था कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इस दर में सही जानकारी देने के बजाय उलझना ठीक समझा। और इस दौरान जब उनसे कर्फ्यू पास मांगा गया तो वो कर्फ्यू पास भी नहीं दिखा पाया और साथ ही गाड़ी के कागजात भी नहीं दिखा पाया और उल्टा उलझ रहा था। इसलिए उस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी उन्हें पड़ी है। तो उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो ढील की अवधि दी जाती है उस दौरान वो सरकार के निर्देशों का पालन करे, और खासकर यदि किसी की ड्यूटी एसेंशियल ड्यूटी तो प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार उन्हें छूट है, लेकिन उनके पास कर्फ्यू पास भी होना चाहिए ताकि पुलिस को जब ज़रूरत हो ऐसे लोगों को दिखाने की, यानी जिसके पास कर्फ्यू पास है तो उसे कोई रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन जब पुलिस कर्मी की भी ड्यूटी होती है, अगर वो कुछ कागजात दिखाने के लिए कहता है तो वो दिखाने चाहिए थे। जैसा डॉक्टर ने किया ये गलत था, इसलिए उनके खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी और उसे क्वारंटीन केंद्र में भेजा गया है। हमारी अगली सुर्खी ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी है। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों के पास ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं, यानी बच्चों की समस्या पाई जा रही है कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से मसले सेहत से जुड़े हैं, बच्चों की सेहत से, क्योंकि उन्हें जब वो लंबे टाइम तक मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में जलन होना शुरू हो जा रही है और उनकी आंखें लाल भी हो रही हैं। तो वो IGMC शिमला में ही काफ़ी इस तरह के मामले आए हैं। तो इस दौरान जो IGMC शिमला के जो आई स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बच्चों से आह्वान किया है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावकों से आह्वान किया है कि जब बच्चा आपका पढ़ता है तो उन्हें थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए ताकि उनकी आंखों की थोड़ा जलन कम हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा है यदि आपके बच्चों को आंखों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको इस संदर्भ में चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये आंखों का मसला है, गंभीर मसला है। क्योंकि लंबे टाइम तक मोबाइल देखने और कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने से आंखों में दिक्कत होती है, लेकिन इसका इलाज होता है टाइमली। इस तरह में डॉक्टर से संपर्क करके इलाज
शुरू कर देना चाहिए। खासकर इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए आई ड्रॉप भी बने होते हैं, लेकिन आई ड्रॉप तभी इस्तेमाल करें जब वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर उनकी ठीक से जांच करवाए तभी। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि मार्केट से दवाई तो ले ली जाती है, लेकिन वो दवाई किस तरह से डालनी है और कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया है कि वो अपनी बच्चों की सेहत को लेकर जरूर फिक्रमंद रहें, और यदि उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्टरों से संपर्क करें। हमारी अगली सुर्खी फेसबुक अकाउंट हैक होने से जुड़ी है। बीडीसीप के पूर्व चेयरमैन टेक सिंह कपूर हैं, उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, और जब इस अकाउंट को हैक किया गया, जो हैकर है उसने जो उसके फेसबुक फ्रेंड थे टेक सिंह कपूर के, उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। और इस संदर्भ में जब कोई उसका क्लोज मित्र यानी जो फास्ट फ्रेंड था टेक सिंह कपूर का, उन्हें जब फ़ोन किया गया तो वो हैरान हुए, क्योंकि उन्हें ना तो कोई दिक्कत थी पैसों की, और तभी उनको लगा पता कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। इस तरह के बहुत सारे मसले आ रहे हैं, क्योंकि जो फेसबुक अकाउंट है उसके हैक किया जा रहा है। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का समय समय पर पासवर्ड चेंज करते रहे, ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो टेक सिंह कपूर है ये सौ घाटी से जुड़े हैं, यानी सौ घाटी के रहने वाले हैं, तो उन्हीं का ये अकाउंट हैक हुआ था, और हैकर इन्हीं के अकाउंट के माध्यम से मैसेज करके लोगों से पैसे मांग रहा था। हमारी अगली सुर्खी प्राइवेट स्कूलों की फीस से जुड़ी है। हमने ये कहा था कि जब नोटिफिकेशन जारी होगी तो हम आपको वो भी अपडेट देंगे। तो अब नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो फीस ले सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फीस ही ली जा सकती है। इसके अलावा अन्य चार्जेस नहीं लिए जा सकते हैं। इस संदर्भ में बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर ने स्पष्ट भी किया है कि किस क्राइटेरिया के तहत फीस ली जा सकती है। हमारे यहाँ जो मीडिया है, मीडिया को कई तरह की शिकायतें मिल रही है कि जो पेरेंट्स को गुपचुप तरीके से मैसेज किए जा रहे हैं कि आपको फीस देनी पड़ेगी, इस तरह से फीस देनी पड़ेगी। अपने अपने हिसाब से उन्होंने रूल तैयार किए हैं। तो इस संदर्भ में डिप्टी डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि कुछ शिकायतें मिली है, कुछ जो निजी स्कूल के संचालक हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि एक इकट्ठी फीस मांग रहे हैं 3-4 महीने की। अब सरकार ने चूँकि एक गाइडलाइन तैयार की है, उसी गाइडलाइन के मुताबिक फ़ीस ली जा सकती है। यदि उस गाइडलाइन के मुताबिक फ़ीस नहीं ली जाती, यानी एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी, तो ऐसे जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या नोटिफिकेशन है और क्या फीस की वसूली का क्राइटेरिया रहने वाला है, वो आप जरूर सुनिए। शिक्षा विभाग के द्वारा 27 मई को एक पत्र जो है वो जारी किया गया रिगार्डिंग द प्राइवेट स्कूल्स और उनकी जो फीस और फंड्स के लिए। ये जो हमारा कोविड-19 का जो पीरियड है लॉकडाउन का, उस संबंध में कि कैसे जो है फीस, कई पेरेंट्स को, अभिभावकों को इस संबंध में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए विभाग के द्वारा जो है वो पत्र जारी किया गया। सबसे जो मुख्य बात इसमें ये रहेगी कि जो फ़ीस जो है वो ट्यूशन फ़ीस ही ली जाएगी, और ये फ़ीस जो है क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो कलेक्ट नहीं होगी, ये मंथली बेसिस पर जो है इसको कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, ट्यूशन फ़ीस केवल उन्हीं क्लासेस की होंगी जो ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल जो है वो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिनकी ऑनलाइन जो है वो टीचिंग हो रही है। तीसरी बात इसमें यह रहेगी जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अदर फंड्स, जैसे कि हमारे दूसरे फंड होते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड है, हमारा मेंटेनेंस फंड होता है, स्पोर्ट्स फंड होता है, कंप्यूटर फंड है, या दूसरे कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ से जो हमारे फंड्स हैं वो केवल डेफर होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ये फंड नहीं लिए जाएंगे और इनको पुट ऑफ कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड जो ख़त्म होता है, हमारा नॉर्मल जो सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी, उसमें फिर ये फंड जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं। तीसरी बात ये रहेगी कि ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत सारे स्कूल जो है ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो है ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता अगर वो फीस नहीं भी देता है। और इसमें एक और बात जो मुख्य तौर पर
अगर पेरेंट्स जो है वो फीस जो है वो टाइमली अगर जमा नहीं करवा पाते हैं तो उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे भी उनको जो है वो डिप्राइव नहीं रख सकते। साथ में यदि कोई पेरेंट जो है समय पर जो है वो फीस जमा नहीं करवा पाता है तो उसको जो है वो अगर बाद में अगर वो फीस जमा करवाता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का जो फाइन या जुर्माना जो वो नहीं लगाया जा सकता है। और एक बात फिर से मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी हम फीस ले रहे हैं, कि ये ट्यूशन फीस ये जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो नहीं ली जाएगी, ये मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो ली जाएगी। और सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 1 से 8 जो गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा जारी की गई है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, उनकी जो है वो उनका अनुमोदन जो है करना जो है बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। हमारी अगली सुर्खी रोजगार से जुड़ी है। यदि आप महिलाओं से संबंधित समूह चला रही हैं और रोजगार पाना चाहती हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना है, सरकार ने लॉन्च की है। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना है। इसके तहत यदि आपके पास इतनी ज़मीन है तो आप 1 लाख तक का काम पा सकती हैं। इसके लिए कुछ औपचारिकता हैं वो आपको पूरी करनी होगी। वीडियो यानी जो आपके एरिया के वीडियो हैं उनके माध्यम से इस योजना का आप लाभ उठा सकती हैं। बाकी क्या इस योजना का क्राइटेरिया रहने वाला है, आप इस संदर्भ में जो वीडियो कह रहे हैं वो आप जरूर सुनें। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम जो है उसमें जो हमारी गांव की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं जिनका गठन NRLM के तहत जो हमारी स्कीम है NRLM उसके तहत किया गया होता है, तो उन महिलाओं को एक किचन गार्डनिंग का काम करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा एक ये स्कीम लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। तो इसके अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो इसमें लाभार्थी बन सकते हैं। इसमें इस स्कीम को जो है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो है वो लागू किया गया है और इसमें प्रति महिला अगर वो ग्रुप में शामिल है तो प्रति महिला 1 लाख रुपए तक का जो है राशि नरेगा के तहत किचन गार्डनिंग या प्लांटेशन मतलब पौधारोपण का काम करने के लिए नरेगा के तहत स्वीकृत की जा सकती है। और इसमें इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि जो भी महिलाएं जो NRLM में स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं वो पंचायत में जाकर के पंचायत के प्रधान या पंचायत के सचिव के पास इस आशय का एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, सादे कागज पे दे सकते हैं और बाद में जो है एक इसका जो फॉर्मेट है एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, उसके ऊपर उसका डिटेल्स जो है भर के भी देना होता है। तो वो जो है पंचायत में प्रधान या सचिव के पास जमा करवा सकते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से वो एप्लीकेशन जब ब्लॉक में आएगी उसके ऊपर ब्लॉक में कार्यवाही की जाएगी और उसको नरेगा के तहत जो है एक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इन एक्टिविटीज़ के लिए जो है चिन्हित एक्टिविटीज़ के लिए खर्च किया जा सकता है। भूमि का जो जैसा कि होता है नरेगा में उसमें लोअर लिमिट तो कोई नहीं है, मतलब आपका किचन गार्डनिंग के लिए मान लीजिए छोटा सा जो जैसा हमारा गांव में अक्सर होता है कि घर के पास में ही कोई छोटा खेत होता है ट्रेडिशनली जिसको हम किचन गार्डन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें साग सब्जी कुछ भी या अपना कोई भी मिर्च या अपने दूसरी चीज़ें उगाते हैं, तो उसी तरीके की ही चीज़ों के उसी तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए ये स्कीम है। तो ज़मीन का मिनिमम कोई वो नहीं है। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।